हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप बर्मन आपके लिए आज एक नया टॉपिक लाया हूँ, फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन। आप इसको फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन जाने या फिर यूरिन फॉर्मेशन, आप जैसे भी कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन और यूरिन फॉर्मेशन सेम ही है। चलिए, तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट रखना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट्स डालिए। आपका कमेंट्स और आपका लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन है। आपका कमेंट से मुझे आगे के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन है। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि किडनी का जो मेन फंक्शंस है वो है यूरिन फॉर्मेशन। तो ये जो प्रोसेस है इसको यूरोपोएसिस भी बोलता है। यूरोपोएसिस, पोएसिस ये लैटिन वर्ड्स है, दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। सो दिस इज द यूरिन फॉर्मेशन। सो चलिए देखते हैं कि कैसे ये प्रोसेस बनता है। बिफोर ऑफ दैट आई नीड टू सजेस्ट यू दैट बिफोर ऑफ गोइंग टू understand the functions of nephron, you need to understand the structure of nephron. Unless you are clear about the structure of nephron, I am suggesting that you should not go for the function of nephron. So अगर आपको functions of nephron clear नहीं है तो उसका एक अलग वीडियो आपको मिल जाएगा, मैंने डाल के रखा हुआ है, आप उसको एक बार देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये मान लीजिए कि ये आपका रेनल ट्यूब, ये आपका नेफ्रॉन, इसको मैं मान लेता हूं। ये एक स्वेलिंग पार्ट्स है जिसको मैलपिजियन कॉर्पसल्स हम लोग जानते हैं। मैलपिजियन कॉर्पसल्स ये आपको मिल जाएगा, दैट इज मेड बाय बोमेन्स कैप्सूल, सॉरी दैट इज मेड बाय ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल। और ये आपका एंड रेनल ट्यूब्यूल्स का, यहां से नेफ्रॉन शुरू हुआ। आप एक हाइपोथेटिक ये आप डायग्राम सोचिए। तो ये फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन को हम लोग दो हिस्से में बांटेंगे। क्या? पहला है कि फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी यूरिन। देखिए, ये फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी यूरिन आप देखें कि जिसको हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। तो ये कहां पे बनेगा? ये बनेगा मैलपिजियन कॉर्पसल्स में, जिसमें ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल दोनों को इंक्लूड करते हैं। तो ये प्राइमरी यूरिन फॉर्मेशन जिसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, इसमें क्या होगा? जो ब्लड प्लाज्मा, जो ब्लड नेफ्रॉन से होते हुए फ्लो करता है, उससे ब्लड एक्चुअली प्लाज्मा का एक पोर्शन निकल आता है और वो हो गया आपका ए पोर्शन ऑफ ब्लड प्लाज्मा in Bowman's capsule vesicle or vacuum। आप देखते हैं कि ये आपका ब्लड एक जल्दी से ट्रायंगल बना लेते हैं। ये आप जानते हैं कि ये क्या है? ये है आपका ग्लोमेरुलस और आप देखें ये बोमेन्स कैप्सूल और ये ग्लोमेरुलस। डायग्राम आपको पता है। तो देखिए, तो जो ब्लड ये फ्लो हो रहा है, इसका एक प्लाज्मा पोर्शन निकल आएगा जो बोमेन्स कैप्सूल्स में एंटर करेगा और इसके बाद रेनल ट्यूब्यूल्स होते हुए वो आगे प्रोसीड करेगा। इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इससे क्या बना? प्राइमरी यूरिन बना। ये इसको ए मानते हैं। तो बी क्या होगा? formation of
सेकेंडरी यूरिन, जिसको ही हम लोग यूरिन बोलते हैं। आपको पता है कि हमारे बॉडी में 172 लीटर्स प्राइमरी यूरिन अप्रॉक्सीमेट पर डे बनता है, लेकिन हमारे शरीर से 1.5 लीटर पर डे यूरिन भी रिलीज होता है, जिसको सेकेंडरी यूरिन या फिर यूरिन बोलेंगे। चलिए, तो हमने ये क्यों जाना आज का टॉपिक, फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन और यूरिन फॉर्मेशन, क्योंकि नेफ्रॉन का ईच पार्ट यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसीड्यूर में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए हम लोग इसको जान सकते हैं इसीलिए कि फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन और यूरिन फॉर्मेशन इज वेरी मच सिमिलर। चलिए, तो इसको हम लोग पहला हिस्सा क्या देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन का, दैट द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी यूरिन। तो मैलपिजियन कॉर्पसल में प्राइमरी यूरिन बनेगा और उस प्राइमरी यूरिन से फिर रीअब्जॉर्प्शंस और बाकी प्रोसेस होते हुए सेकेंडरी यूरिन और यूरिन बनेगा, जो हम लोग बॉडी से पर डे रिलीज करते हैं। तो 172 लीटर ऑफ प्राइमरी यूरिन विल फॉर्म एंड आउट ऑफ दैट only 1.5 will be released from the body, that is the urine. तो इस प्रोसेस को आप डिटेल देखते हैं। अब इसको जब हम लोग देखेंगे तब इसको एक बार और पार्टिसिपेट इसको करेंगे। चलिए पहले शुरू करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखिए, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या हो, शुरुआत हुआ आपका कि ग्लोमेरुलस से जब ब्लड फ्लो हो रहा है तब उसके प्रेशर से एक पोर्शन निकल रहा है। चलिए, तो इसको हम लोग देखते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखिए, आप जब भी डायग्राम ड्रॉ करें, आप इसको ख्याल रखिए कि आपको इनको टच करके रखना है। ये आपको ध्यान में रखना है कि इसको कुछ कुछ जगह पे अनटच्ड होता है, वो नहीं होना चाहिए। तो आप इसको आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो ये ब्लड फ्लो हो रहा है, तो आपको पता है कि ये एक ब्लड कैपिलरीज है और जहां पे 30 to 40 कैपिलरीज है, तो इसके अंदर एक ब्लड प्रेशर है जो है अप्रॉक्सीमेट 45 mmHg, दैट इज मिलीमीटर मर्करी कॉलम। हमारे बॉडी का अप्रॉक्सीमेटली 32 mmHg नॉर्मल सिस्टमिक आर्टेरियल प्रेशर है। मतलब जो ब्लड कैपिलरीज ग्लोमेरुलस में है उसमें जो प्रेशर बना वो 45 mmHg, इससे मेजर करेंगे। लेकिन ये किडनी छोड़ के और बॉडी के हर जगह में तो कैपिलरीज है, उसके अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो अप्रॉक्सीमेट 32 mmHg। मतलब हमारे बॉडी के अदर कैपिलरीज से ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। चलिए, तब इससे हमें जरूरत नहीं है, 32 को हमें नहीं चाहिए बॉडी, हम लोग तो किडनी के फोकस करके रखे हुए हैं, इसलिए अदर्स को हम लोग छोड़ देते हैं। तो इससे एक ब्लड प्लाज्मा को बाहर आना चाहिए था, लेकिन देयर आर टू ऑपोजिटरी फोर्स। ऑपोजिटरी फोर्सेस, और वो क्या है, वन that the osmotic pressure and second that the hydrostatic pressure of fluid already present in Bowman's capsule। अब
आप देखेंगे जो डाटा है वो आपको, जो आप 2-4 बुक्स देखेंगे अगर पढ़ते होंगे, तो उसके डाटा कुछ लिटिल बिट वेरिएट हो रहा है, उससे आप घबराइए नहीं। आपके एनसीईआरटी में जो है आप उसी को फोकस कीजिएगा। एनसीईआरटी में जो है वही सही है, उसी को हमें फोकस करना है। चलिए, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर ये अप्रोक्सीमेटली बनता है 20 mmHg। आपको जरूर पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, आप इसको ध्यान में रखिए। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्लोज सिस्टम में, in a closed system, more the solute present in it, it has an attraction over the solvent or surrounding. This attraction is osmotic pressure. That means अगर blood capillaries में different proteins है, suppose albumin, that is the simplest protein and it is present inside of these blood capillaries, inside of the blood, to maintain the osmotic pressure. That means it always drag water from the surroundings and therefore the blood remains always liquid state due to presence of this albumin. तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर है प्रोटीन का, जो कह रहा है कि मैं पानी को ना जाने दूं, कि उसको पानी को होल्ड करके रखना है, तो उसने ब्लड प्लाज्मा को होल्ड करके रखा है। ये नहीं चाहता है कि इसके भीतर से ब्लड प्लाज्मा भीतर से बाहर की ओर आए। चलिए, ऑलरेडी जो बाहर है वो भी नहीं चाहता है कि नया कोई प्लाज्मा बाहर आए, क्योंकि ऑलरेडी वो एक ऑपोजिटरी फोर्स, दैट मींस हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, ये अपोज कर रहा है इसको, और इसको अप्रोक्सीमेटली 35 mmHg इससे मानेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर इसको हम लोग आप आसान तरीके से दिखाएं तो इसके भीतर है 45 mmHg, जो बाहर जाने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन ऑपोजिट फोर्स क्या बन रहा है? ऑपोजिट फोर्स बन रहा है 30 mmHg एज वेल एज कितना बना ये बना आपका 20 mmHg। तो आप आराम से जान सकते हैं 45 माइनस 30 प्लस एटलीस्ट 35 प्लस 20, ये तो नेगेटिव हो रहा है, तब भीतर से बाहर नहीं जा सकता कि इसका वैल्यू ये नेगेटिव हो रहा है। लेकिन अगर ये ऐसा होता है, भीतर से प्लाज्मा बाहर नहीं आ रहा है, तो फिर कैसे यूरिन फॉर्म होगा? इसीलिए जो सेकेंड स्ट्रेटेजी है, आपको अच्छी तरह पता है कि एफरेंट आर्टरियोल वो 50 माइक्रोन डायमीटर होल्ड करता है, और जो इफरेंट आर्टरियोल है वो 25 माइक्रोन होल्ड करता है। तो क्या हुआ? प्रेशर जो बना, ये जो प्रेशर और एक्स्ट्रा क्रिएट हो गया, क्योंकि यहां से आ रहा था 50 माइक्रोन डायमीटर के ट्यूब से, जब जा रहा है तब उसका डायमीटर कम हो गया, तो फिर से प्रेशर इसके भीतर क्रिएट होगा। अब वो प्रेशर बनेगा, और ये प्रेशर अप्रोक्सीमेटली बनेगा 75 mmHg। अब आप इससे आराम से माइनस कर सकते हैं 35 प्लस 20, 75 माइनस 55, अप्रोक्सीमेट 20 mmHg। तो ये अब क्या बन गया? अगर इसको आप 75 कर देंगे तो पॉसिबल होगा कि भीतर से प्लाज्मा बाहर जा सकता है, और इसी कारण इसको बोलता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्योंकि फर्स्ट द प्रेशर क्रिएटेड इन द कैपिलरीज due to capillarity, as well as the second strategy taken, that the reduction in the diameter of the efferent arteriole. तो ये दो स्ट्रेटेजी अप्लाइड है, दैट इज व्हाई इट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो जो प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा बाहर आया, उसको बोलते हैं प्राइमरी यूरिन, और आपको पता होगा कि दिस इज वैल्यूड अप्रोक्सीमेटली 172 लीटर पर डे। तो आप अब सोचते होंगे कि कैसे ये पॉसिबल है कि हमारे बॉडी में 5 से 7 लीटर खून है, तो उससे 172 लीटर प्राइमरी यूरिन कैसे बन गया? अब आप इसका हम लोग जो देख रहे हैं कि 172 लीटर बना, तो इसमें जो पानी है
इसमें तो अप्रॉक्सीमेटली 99% अराउंड पानी है, तो पूरा पानी अप्रॉक्सीमेटली ऑल पानी, ऑल वाटर एंड द यूजेबल थिंग्स आर reabsorbed and enter again inside of the blood capillaries around the nephron. तो जो प्राइमरी यूरिन हुआ उसका 99% को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और जो रह गया अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लीटर दैट विल बी रिलीज। ओके, होपफुली ये आपको क्लियर हुआ। तो ये जो बना, अब इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। प्राइमरी यूरिन 1.2 लीटर, ये डाटा आपके पास है, आपके बुक में भी है। तो ये जो, तो अगर एक दिन में अगर इसको मानते हैं कि 172 लीटर होता है तो पर मिनट क्या होता है, इसे हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि पर मिनट ये बैठेगा कि 172 लीटर डिवाइडेड बाय 60 into 24, that would equals to, you can easily calculate that approximately 125 ml around, that अगर आपका 75 into 1000 ml पर डे रिलीज हो रहा है, 25 into 60, you can easily imagine that this would be approximately 125 ml per minute, और इसे हम लोग बोलते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है। ये जो GFR है, ये आप ध्यान में रखिए, ये आपको बहुत माइन्यूटली देखना है। ये GFR, देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट कंट्रोल द GFR, मतलब ये GFR कितना होगा, कितना आपका प्राइमरी फॉर्म होगा, ये डिपेंड्स करता है बहुत फैक्टर्स, जैसे मेम्ब्रेन, जो फिल्टरिंग मेम्ब्रेन इसके भीतर है, ये आप अगले जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है उसमें आप देखेंगे जो फिल्टरिंग मेम्ब्रेन है उसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है। फिर जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं उस पार्टिकल के साइज के ऊपर निकलता है। फिर फिल्टरिंग फोर्स जो होता है, ये कितना दबाव देगा, कितना ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसके ऊपर। फिर एक होता है कि अमाउंट ऑफ ब्लड को, कितना अमाउंट ब्लड जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर ऑटो रेगुलेशन, जो ऑटो रेगुलेशन हमने किडनी में हमने समझाया है, किडनी स्ट्रक्चर में आप उसको पाएंगे कि ब्लड फ्लो एक रेगुलेटेड होता है, कि अगर ह्यूमंस हमारे भीतर 80 to 120 mmHg तक होता है ब्लड प्रेशर, तो उसके हिसाब से ये हमारा जो आर्टरियल है कॉन्ट्रैक्ट, वैसोकॉन्स्ट्रक्शन और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन और वैसोडायलिसिस से हमें ब्लड फ्लो को एक इक्वल अमाउंट में मेंटेन करके रखता है। और उसके बाद जो फैक्टर्स है जो GFR को कंट्रोल करता है, जो मैसेंजर सेल्स प्रेजेंस होता है यहाँ पे, वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी इसके ऊपर इम्पैक्ट फैलता है। तो ये कई फैक्टर से ये कंट्रोल होता है। तो चलिए GFR हमें पता पड़ गया। एक और होता है कि फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। ये फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या है कि ये कितना हुआ, 125 ml पर मिनट ये प्राइमरी फॉर्म हुआ। उसके लिए आपके ग्लोमेरुलर से और किडनी से टोटल को काउंट कर रहे हैं कि किडनी से 1 मिनट में जितना ब्लड गया, जितना ब्लड फ्लो हुआ, उसके भीतर जितना प्लाज्मा है उसका रेशियो है। तो आपको पता है कि अप्रोक्सीमेट 25% ऑफ कार्डियक आउटपुट, that is approximately 1200 to 1300 ml blood flows per minute। तो इतना ml ब्लड किडनी से पर मिनट फ्लो होता है, that means 1.2 लीटर to 1.3 लीटर, और उसमें अप्रोक्सीमेटली 700 ml ऑफ प्लाज्मा है।
इसीलिए 125 ml जो प्राइमरी यूरिन फॉर्म हुआ वो 700 ml ब्लड प्लाज्मा से हुआ। इसीलिए इसको अगर आप करेंगे अप्रोक्सीमेटली इट इज 1.7 अप्रोक्सीमेटली 0.17 अराउंड। तो ये फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है। तो आपको मैंने बताया कि देयर आर सेवरल फैक्टर्स। आप इस फैक्टर्स को, जैसे मैंने कहा कि फैक्टर्स क्या है, जैसे ये फिल्टरिंग मेम्ब्रेन है, ये एक फैक्टर है हमारे बॉडी का। एक आपको मैं डाटा बताता हूँ कि जो फिल्टरिंग मेम्ब्रेन है FM, दैट इज फिल्टरिंग मेम्ब्रेन। सो ये फिल्टरिंग मेम्ब्रेन किससे बना, ये जो मैं हर एक स्ट्रक्चर बोल रहा हूं, अगर इसको आपको ध्यान में नहीं है तो आप इसको पाएंगे जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को एक्सप्लेन किया गया है, उसमें आप हर एक चीज पाएंगे। जो टर्म आपको यहाँ पे समझ में नहीं आता है आप वो जरूर देख लीजिएगा। तो ये जो ग्लोमेरुलस का एंडोथेलियम है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और आपका ये जो विसरल लेयर है ऑफ बैलेंस कैप्सूल, ये तीन मिला के जो बना वो फिल्टरिंग मेम्ब्रेन बना। इसका अप्रोक्सीमेटली 0.88 स्क्वायर मीटर ये एरिया होता है। दो किडनी मिला के ये उसका एरिया होता है। उसका पोर्स होता है, पोर साइज अप्रोक्सीमेटली 8 नैनोमीटर पार्टिकल आराम से रिलीज होता है। तो ये आपका फिल्टरिंग मेम्ब्रेन है। जितना एरिया ज्यादा होगा उतना ज्यादा GFR होगा, मतलब उतना ज्यादा प्राइमरी रिलीज होगा। अब देखेंगे कि पार्टिकल का साइज आप आराम से देख सकते हैं कि, और ये हाइपोथेटिकली बहुत आसान भी है कि अगर पार्टिकल्स लंबा होगा, अगर गोल है तो उसको निकलने में थोड़ा कष्ट है, लेकिन वही पार्टिकल्स अगर आप ऐसा देखें तो ये निकल जाएगा। इसीलिए ये साइज भी एक फैक्टर है, और साइज है, शेप है, ये भी फैक्टर है। इसीलिए कोई भी प्लाज्मा प्रोटीन या फिर लिपिड ये नहीं निकल पाता है, ब्लड सेल्स नहीं निकलता, सिर्फ प्लाज्मा निकलता है along with some amino acid, glucose, etc. etc. और देखिए जैसे मैंने कहा था कि चार्ज्ड पार्टिकल का चार्ज, कोई भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ये ज्यादा पॉजिटिव होता है। तो मैं इसके डिटेल पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि आपको नीट तक ही रहना है। तो आप इसको देख, अगर आपको इसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं अलग से कुछ इंफॉर्मेशन इसके ऊपर डाल दूंगा। तो ये बना हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिससे क्या हुआ, ब्लड से हमें प्राइमरी यूरिन फॉर्म होते हुए देखे। प्राइमरी यूरिन फ्रॉम कितना 172 लीटर पर डे बाय बोथ द किडनीज। चलिए अब आएंगे दूसरे पार्ट, और वो पार्ट है दैट द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी यूरिन। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, टेक्निकल है ये। आप अगर समझेंगे, देखिए हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हर एक टॉपिक अलग अलग होता है। आप कोई भी एक टॉपिक जब समझेंगे तो आप अपना खुद का स्किल्स को इस्तेमाल करेंगे। तो आप जब भी कोई भी टॉपिक को समझे तो अपना बेस्ट स्किल दीजिए और बेस्ट समझने की कोशिश कीजिए। कि आपको पता है कि आप कितने अच्छी तरह कोई टॉपिक को कर सकते हैं, यही आपके लिए सेटिस्फैक्टरी है। कोई भी एक टॉपिक लीजिए, आप उसको विथ योर फुल पोटेंशियलिटी अगर आप जाएं और उसको कैच कर पाए और सेटिस्फैक्टरी अंडरस्टैंड कर पाए, तो आप देखिए आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है। देखिए नीड आपके लिए पॉसिबल है। आपको सिर्फ दो काम करना है कि जब भी आप पढ़ाई कीजिए तो आप फुल कंसंट्रेशन से कीजिए और आप अपने एजुकेशन को रेस्पेक्ट कीजिए। आप ये दो काम जरूर कीजिएगा। जब भी पढ़े आपने पूरे कंसंट्रेशन से पढ़े, जितना समय पढ़े। आप देखिएगा आज कम पढ़े लेकिन आप कल ज्यादा पढ़ेंगे।
उतना पढ़ेंगे जिससे आपको सक्सेस मिलेगा। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, आप अपने एजुकेशन को रिस्पेक्ट कीजिए। चलिए, ये आपको जरूर आपके पास है। तो अब देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी यूरिन और यूरिन। ये आप मान लीजिए कि आपका रेनल ट्यूब्यूल्स है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी यूरिन से जो प्राइमरी यूरिन हुआ, और इट इज ऑल्सो नोन एज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, तो वो ये रेनल ट्यूब्यूल है। मतलब प्रॉक्सिमल कॉर्नर ट्यूब्यूल्स, हेनलीज लूप, डिस्टल कॉर्नर ट्यूब्यूल्स, ये है, आप मान चलिए। ये प्रोसेस को दो हिस्से में आप बांट सकते हैं। एक, पहला कि सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट एरिया ऑफ रेनल ट्यूब्यूल permeability and impermeability. तो इस रेनल ट्यूब्यूल से जब ये प्राइमरी यूरिन फ्लो हो रहा है ना, कुछ कुछ जगह से कुछ कुछ चीज एब्जॉर्ब होता है, कुछ कुछ जगह से उस चीज का एब्जॉर्ब हो नहीं पाता है। तो ये रेनल ट्यूब्यूल अपने कुछ कुछ जगह से परमिएबल है, कुछ कुछ जगह पे इम्परमिएबल है, कुछ कुछ जगह से एब्जॉर्प्शन होता है, नहीं हो पाता है। तो इसका सिलेक्टिवनेस है, थ्रू आउट द रेनल ट्यूब्यूल्स ऑल एरिया इज नॉट परमिएबल। तो ये सिलेक्टिवनेस है। आप समझे कि कोई कोई जगह परमिएबल है, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए परमिएबल है तो दूसरे चीज के पर्टिकुलर नहीं, परमिएबल नहीं है। तो सिलेक्टिवनेस है ऑफ परमिएबिलिटी ऑन डिफरेंट पार्टिकल्स। और दूसरा है काउंटर करंट मैकेनिज्म। चलिए, ये जो सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन देखें, और इसको तीन हिस्से में लोग बांट सकते हैं। पहला क्या कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और इसको हम लोग इजी से जानते हैं, रीअब्जॉर्प्शन। आपके बुक में इसको एब्जॉर्प्शन लिखा है, रीअब्जॉर्प्शन। दूसरा है क्या, जब ये प्राइमरी यूरिन इस ट्यूब से होते हुए आगे बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है कि इसके अराउंड जो ब्लड वेसल्स है, उस ब्लड वेसल से कुछ कुछ चीज फिर से एंटर हो रहा है इसके भीतर, दैट इज नोन एज ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। और ये जो रेनल ट्यूब्यूल्स है, इस वाल में, ये जो वाल है, ट्यूब्यूलर वाल है, इसके सेल्स में भी कुछ कुछ एक्सक्लूडेड प्रोडक्ट बन रहा है, और जो भी इसके अंदर आ जाएगा। तो ये प्राइमरी यूरिन जब निकला तब ये बन गया आपका यूरिन, जो लोग डेली निकालते हैं शरीर से। होपफुली आपको ये समझ में आया। तो ये तीसरा पार्ट क्या है कि न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन। And where the product formed? It is formed inside of the cells of the renal tubule wall. चलिए, अब इसको जानते हैं। तो जो सेकेंडरी यूरिन फॉर्मेशन है, यूरिन फॉर्मेशन दूसरा पार्ट है, वो ए और बी दो पार्ट से बना, और ए को हमने फिर से
3 पार्ट में डिवाइड किया, एब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन एंड न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन, और बी है काउंटर करंट मैकेनिज्म। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपको पता है कि ग्लोमेरुलस में जो आपका जो इफरेंट ये आपका इफरेंट आर्ट्रियोल है ना, ये आपको पता है कि ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनता है इन सुपरफिशियल और कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन, और यही वासा रेक्टा बनता है जक्सटेबुलर नेफ्रॉन में। क्या आपको पता है कि एक और पैटर्न हो सकता है क्या, कि इफरेंट आर्ट्रियोल आएगा, ग्लोमेरुलस नहीं बनाएगा, और संट, इसको संट बोलते हैं, SHUNT, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बन जाएगा। तो ग्लोमेरुलस से संट होके, मतलब ये इफरेंट एफरेंट आर्ट्रियोल ग्लोमेरुलस नहीं बनता है, इफरेंट में होता है। ये मतलब लिटिल है, लेकिन ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बताएं, ये नेग्लिजिबल है, बहुत लिटिल है, इसलिए मैं आपको ये बताया जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट। तो मेनली क्या बनता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इन कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन और वासा रेक्टा इन जक्सटेबुलर नेफ्रॉन। इफरेंट आर्ट्रियोल का यही दो फेट जो पॉपुलरली हमें पता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि कैसे रीअब्जॉर्प्शन होता है। इसके लिए एक हाइपोथेटिकली हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। देखिए, चलिए, ये बना आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो जो 173 लीटर ऑफ प्राइमरी यूरिन बना, उसका मेजर जो हिस्सा है पानी है 99%, और उसका अप्रॉक्सिमेटली 70% ही एब्जॉर्ब हो जाता है यहां से। और ये जो पानी का एब्जॉर्प्शन है, ये पैसिव प्रोसेस से होता है। फिर इसमें ग्लूकोज है, क्योंकि ये जो प्राइमरी यूरिन है ना, प्राइमरी यूरिन में काफी यूजेबल थिंग है, यूजेबल थिंग्स प्लस नॉन यूजेबल, दैट इज द एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट। तो आप इसको तो नहीं निकाल सकते, यूजेबल थिंग को हम लोग तो अलाउ नहीं कर सकते। तो जितना भी यूजेबल थिंग्स है प्राइमरी यूरिन में, उस सबको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, और इस एब्जॉर्प्शन को बोलता है रीएब्जॉर्प्शंस। रीएब्जॉर्प्शंस, अगर आपसे पूछे कि इसको रीएब्जॉर्प्शन क्यों बोलेंगे, एब्जॉर्प्शंस क्यों नहीं बोलेंगे, तो आप जरूर आंसर दे पाइएगा, होपफुली दे पाइएगा, क्योंकि पहली बार एब्जॉर्प्शन मेसेंट्री से हुआ था, ये दूसरी बार एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो रीएब्जॉर्प्शन तो क्या हुआ, जो वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन होगा, जो ग्लूकोज है, जो अमीनो एसिड्स है, तो ये सब का एब्जॉर्प्शन होगा। तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में इसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये वाटर का जो एब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में होता है, इसको बोलते हैं ऑब्लिगेटरी एब्जॉर्प्शंस, क्योंकि ये फोर्स है, वो होना ही है। यू कैन नॉट अलाउ द सच ए ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर टू रिलीज फ्रॉम योर बॉडी। यू हैव 5 to 7 liters of your blood in your body, so you cannot allow such a huge amount of plasma. So these all water need to be absorbed. So this is the absorptions. So glucose absorbed here, but the glucose absorption is an active way. So during the absorptions, I should
ask you that you may know about the active absorption and passive absorptions. If you utilized your metabolic energy, that is ATP, during the absorption of such a particle, then it is known as active absorption. Suppose in case of glucose, if you want to absorb that glucose, that means if you are absorbing glucose from here, and where you are putting this glucose, that you know that in cortical nephron, that is a peritubular capillary form there. So this is maze-like structure. This is a peritubular capillary that form around the renal tubules. So the glucose will be absorbed and glucose will be sent to the peritubular capillaries. So during this absorption, you need to utilize your ATP. Therefore, the absorption of glucose is active. But in case of glucose, it is a passive. In case of amino acid, it is a passive. So these things you should remember. Suppose a multiple choice question came that out of these three, which one is absorbed in passive way, or out of these three, which one is absorbed in active way. So you should remember, you should make a list that which particles are absorbed in active way or which particles are absorbed through passive way. Okay, next we pass to the next thing. Now in Henle's loop, you know that the Henle's loop. So here it is a descending arm and it is a ascending arm. In a descending arm, it is permeable to water. So water is absorbed here, but not the salt. But in case of this one, the ions are being reabsorbed from here. And after the absorption, these things sent to the peritubular capillaries. तो ब्लड में वो वापस जाएगा और ये पेरिटिबुलर कैपिलरीज रेनल वेन बन के निकल जाएगा. तो ये हेनलीज लूप है. यहाँ पे भी वाटर का एब्सॉर्प्शन होगा और उसके बाद आपका फिर ये डीसीटी होते हुए कैपिलरी, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होते हुए जाएगा. जब ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होते हुए जाता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होते हुए जाता है, तब जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो एडीएच हार्मोन्स के इंडक्शन से होता है. सो एडीएच हार्मोन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस वाटर. दैट मोर द एडीएच secreted on the collecting tubules, the wall of the collecting tubules became more permeable and therefore you absorb more water from the fluid flowing through the renal tubules. So if your ADH is less, this permeability will less. That time you will lose more water with urine. That is known as diabetes insipidus. So diabetes insipidus. So diabetes insipidus, diabetes mellitus, you know it. Okay. So this absorption of water is facultative. So water absorption आप डरे नहीं, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं. ध्यान से कीजिएगा तो सब कुछ इसमें है. आप ध्यान से कीजिएगा तो इसमें आपको वो थीम मिल जाएगा इस वीडियो से कि आप उस जगह पे जाएंगे कि थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गैदर कर लेंगे तो एवरीथिंग वुड बी पॉसिबल. तो जो वाटर एब्जॉर्प्शंस है वो है एक ऑब्लिगेटरी, दैट इज फोर्सफुली डन, एंड वन इज फैकल्टेटिव. तो जो पानी का एब्जॉर्प्शन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से होता है वो फैकल्टेटिव है, वो आपके इच्छा अनुसार प्रयोजन के अनुसार है. लेकिन यहाँ फोर्सफुल है जो यहाँ पे होता है एब्जॉर्प्शंस, दैट मींस प्रॉक्सिमल परमिटिबल हेनरी लूप्स. दिस इज there the water absorption is obligatory absorption. Now one more thing I am to tell you, that renal threshold value. ये पे मैं बहुत क्वेश्चंस आ सकता है. मैं आपको ये आप जरूर ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम ऑफ ग्लूकोज टीएमजी जानते होंगे. टीएमजी कितना ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है. ये रेनल ट्यूब्यूल से ग्लूकोज तो एब्जॉर्ब होता है, ग्लूकोज तो एब्जॉर्ब होता है,
कि 1 मिनट में कितना ग्लूकोज एब्सॉर्ब हो सकता है, दैट इज अप्रॉक्सिमेटली 375 mg पर मिनट। ये इसका TMG है, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम ऑफ ग्लूकोज। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप जान सकते हैं। तो रेनल थ्रेशोल्ड वैल्यू, रेनल थ्रेशोल्ड वैल्यू ये क्या है, ये आपको जरूर समझना पड़ेगा कि ब्लड में लेट कोई भी एक पार्टिकल जिसको हम लोग देखते हैं x, ब्लड में उसका जितना अमाउंट है bx, मान लीजिए ब्लड का उसका अमाउंट है bx, तो ब्लड में वो जितना अमाउंट में होने से प्राइमरी यूरिन से उसका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा? कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होगा। तो ब्लड में उस पर्टिकुलर एलिमेंट का प्रेजेंस को बोलेंगे रेनल थ्रेशोल्ड वैल्यू। मान लीजिए ग्लूकोज अगर ब्लड में 140 मिलीग्राम पर 100 ml में प्रेजेंस है, तो यहां से ग्लूकोज का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होगा। तो ग्लूकोज का ब्लड में ये अमाउंट में प्रेजेंस रहना उसका रेनल थ्रेशोल्ड वैल्यू है। अगर रेनल थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा है तो वो यहाँ पे इतना ग्लूकोज होगा कि ग्लूकोज टोटली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और यूरिन के साथ ग्लूकोज निकल जाएगा, जिसको डायबिटीज मेलिटस आप जानते हैं। तो रेनल थ्रेशोल्ड वैल्यू आपको जानना है। सो हाई रेनल थ्रेशोल्ड सब्सटेंस मतलब जो सब्सटेंस संपूर्णतः एब्जॉर्ब हो जाता है उसको हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस बोलते हैं। कुछ पार्टिकल जैसे मान लीजिए ग्लूकोज और वाटर, इसको हम लोग मानते हैं कि हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस की इसका संपूर्ण एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और किसी का बोलते हैं कि लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, जो पार्टिकल कम एब्जॉर्ब होता है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड लिटिल बिट एब्जॉर्ब होता है। और तीसरा है कि नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, इस प्राइमरी यूरिन जो फ्लो हो रहा है इससे जो पार्टिकल एकदम भी एब्जॉर्ब नहीं होगा उसको बोलेंगे नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। ये आप जान के रखिए। तो अब रीअब्जॉर्प्शन हो गया। अब हम लोग देखेंगे ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो ये इफरेंट आर्टरियोल में ब्लड ऐसे ही बहुत कम है, क्योंकि ये जितना फ्लो से आया इसका कम फ्लो से निकला, तो इसका प्रेशर बहुत कम होता है। इफरेंट आर्टरियोल का जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अराउंड में पेरिफेरल कैपिलरीज फॉर्म करके रखा हुआ है, उसमें प्रेशर कम आता है, कम होता है, तो वहां से बोलेंगे ट्यूबुलर सिक्रेशन। देखिए ट्यूबुलर सिक्रेशन, तो यहां से कुछ पार्टिकल्स एब्जॉर्ब होके रेनल ट्यूब्यूल्स के भीतर पहुंच जाएगा। जैसे पैरा अमीनो हिप्यूरिक एसिड्स, पोटाशियम, हाइड्रोजन आयंस, सो ये सब कुछ पार्टिकल आपके बुक में है जो ब्लड से पेरिफेरल कैपिलरीज से फिर रेनल ट्यूब्यूल्स के भीतर आ जाता है। इसको बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। और तीसरा जो पॉइंट है वो है न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन। और ये क्या है कि आप जानते हैं कि ये जो रेनल ट्यूब्यूल्स है, इस ट्यूब्यूल्स के सेल में भी कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बन रहा है। सपोज एमोनिया हो गया, हिप्यूरिक एसिड हो गया, फॉस्फेट्स हो गया, तो ये सब चीज यहां पे बनके यहां पे ही पहुंच जाएगा। तो ये 3 प्रोसेस है जिससे प्राइमरी यूरिन का क्या बन गया, सेकेंडरी यूरिन कन्वर्शन बना। पहला क्या, रीअब्जॉर्प्शन, जो मैंने कैटेगरिकली आपको दिखाया है, रीअब्जॉर्प्शन ही मेन है, आप उसको कैटेगरी टेक्निकली असॉर्ट करके पढ़िए। दूसरी बात है ट्यूबुलर सिक्रेशन है और न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन है। ये 3 जो मैंने कहा ना कि रेनल ट्यूब्यूल्स का सिलेक्टिवनेस है, एरिया साइट वाइज सिलेक्टिवनेस है, ये काम है। और दूसरा है काउंटर करंट मैकेनिज्म। आपको जानकारी जरूर है कि नेफ्रॉन 2 किस्म का है, कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन और जिसके अराउंड पेरिफेरल कैपिलरीज फॉर्म हुआ है, और दूसरा है
जैक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो किडनी के डेप्थ में है और वो पानी के अब्सॉर्प्शन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? वहां पे ये कॉर्टेक्स और ये मेडुला है, तो ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनता है 300 से शुरू करके 1200 ऑस्मोलर, ये आपका ग्रेडियंट बनेगा। तो ये काउंटर करंट को हमने अपना अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप डिटेल वहां पे देख सकते हैं। तो आपको पता है कि इन केस ऑफ juxtamedullary nephron the efferent arteriole doesn't form peritubular capillaries, rather the efferent arteriole form the vasa recta. And what is the vasa recta? It's a blood vessels that run parallelly along with the Henle's loop but in the opposite directions. So the directions of the flowing through the Henle's loop and the blood vessels is just opposite, but although they are parallel, so this is the vasa recta. This Henle's loop, which acts as a counter current multiplier, and the vasa recta, which acts as a counter current exchanger, altogether form the counter current mechanism, and that create the osmotic gradient. As you reach to the cortex, to the middle of the kidney, this is the cortex of the kidney and this is the middle of the kidney. As you reach to the deeper part, you will see the osmotic gradient is getting to be higher. So here the water is absorbed mainly by this mechanism. So along with this whole two mechanism, that the site-wise selectiveness of renal tubules and the countercurrent mechanism, the primary urine converted to secondary urine that release from the body. We release approximately 1.5 liter urine per day. So hopefully आपको समझ में आया होगा कि कैसे यूरिन फॉर्म होता है, और आप इसमें देखेंगे होंगे कि नेफ्रॉन का ईच पार्ट कैसे कैसे रोल प्ले करता है। इसीलिए फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन को हमने इस स्ट्रैटेजी से पढ़ाया कि फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन, ताकि अपना आपको ईच पार्ट का फंक्शन, उसका रोल आप देख के, ईच पार्ट का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन देखें और देखें कि कैसे यूरिन भी बन रहा है। होपफुली आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। आपको इस वीडियो से यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस को आप समझ सकते हैं, समझ में सुविधा हुआ होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट्स दे दीजिए। आपके कमेंट से ही मुझे अगले वीडियो के लिए मोटिवेशन मिलता है। सो अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।